नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम समकालीन भारत तथा शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पहले भारत में माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति थी और उसका कैसे विकास हुआ। भारतीय शिक्षा की आधुनिक प्रणाली ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से आरंभ हुई। भारत में ये 1814 से लेकर 1947 के बीच की शैक्षणिक विकास के बारे में जो स्थिति थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो यूरोप के व्यापारियों के साथ 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आए थे, इन मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए और प्रचार के लिए भारत में शिक्षा के संबंधित बहुत सारे प्रयत्न किए। इनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें यूरोपीय और भारतीय दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुख्य रूप से इस विकास के लिए 1813 का चार्टर, मैकाले का परिपत्र, वुड का अभिलेख, हंटर आयोग जो 1882 में आया और सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई, एबर्ट वुड रिपोर्ट 1937 में आई, सप्रू कमेटी, हरटोंग कमेटी आदि कई कमेटी थी जिनका मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अब हम सबसे पहले मैकाले के विषय में पढ़ते हैं। मैकाले जो था वो 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। वह अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। वह चार्ल्स ग्रांट के विचारों का समर्थक था और प्राच्य विद्या को हीन समझता था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और उससे कहा कि वह 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र की शिक्षा तथा साहित्य प्रसार के संबंध की विस्तार से व्याख्या करे और इस पर कानून की दृष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करे। तो मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र के अध्ययन के बाद 2 फरवरी 1835 को अपना मिनट गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया और इसको हम मैकाले के मिनट के नाम से जानते हैं। उसमें उसने जो विचार रखे हुए थे कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखता था, तो उसका मानना था कि भारतीय लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनका सुधार हो। मैकाले का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीयों के विचारों में, बुद्धि में, नैतिकता में, रुचि में सब अंग्रेजियत अंग्रेजियत आ जाए और उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही भारतीय लोगों को सरकार के प्रति वफादार बनाया जा सकता है। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का समर्थन किया और उसने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा से बाहर करने की सिफारिश की और अंग्रेजी भाषा का इस प्रकार से बहुत अधिक महत्व हो गया। भारतीय लोगों में प्रचलित भाषाओं में साहित्यिक और विज्ञान ज्ञानकोश की कमी है। ये अविकसित हैं और इनमें महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कठिन है। उसने दृढ़ निश्चय से कहा कि हमें उन लोगों को शिक्षा देनी है जो किसी भी तरह से वर्तमान में मातृभाषा द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते। यह भाषा पश्चिमी भाषाओं में उत्तम है। जो इस भाषा को जानता है वह आसानी से उस विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको संसार के बुद्धिमान राष्ट्रों ने 90 पीढ़ियों में पैदा और इकट्ठा किया। उसका कहना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उच्च भारतीय लोग करते हैं। मैकाले ने कानूनी शिक्षा जो पहले भारतीय भाषाओं में दी जाती थी उसको अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया कि संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं की सारी पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कर दिया जाए। उसने एक और सुझाव दिया कि सरकार को धार्मिक प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। मैकाले के समय में भारत की कुल आबादी का 10% ही शिक्षित वर्ग था, तो उसका जो अंग्रेजी शिक्षा को थोपने वाला विचार था भारतीय जनमानस पर, वह सुझाव बहुत ही अमनोवैज्ञानिक था और अर्थहीन था।
भारतीय विद्वानों के अनुसार लॉर्ड मैकाले भारतीय साहित्य और भाषाओं के बारे में अच्छे विचार नहीं रखता था। वो अंग्रेजी का कट्टर समर्थक था। तो ऐसे में अंग्रेजी साहित्य और भाषा को ही वो महान समझता था, जो दृष्टिकोण उसकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। और भारतीय विद्वानों का यह भी मानना था कि मैकाले का मिनट भारतीय संस्कृति पर सीधा आक्रमण था। उसने अपने मिनट में भारतीय संस्कृति की जो कड़ी आलोचना की थी, जिससे उसके अज्ञानी होने का प्रमाण मिलता है। मैकाले ने एक फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया था, जिसमें उसका मानना था कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से शिक्षा उच्च स्तर से निम्न स्तर पर स्वयं पहुंच जाएगी, जिसके पीछे अंग्रेज सरकार का अपना हित था। वो ये सोचते थे कि जो अमीर लोग हैं वो ये धन खर्च करके ये शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर निम्न वर्ग तक की शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और धार्मिक उद्देश्य जो मैकाले ने दिया था कि वह अपने आप को वैसे तो धर्मनिरपेक्ष बताता था, परंतु भारतीय लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस चीज़ का भी भारतीय विद्वानों ने बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना की। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मैकाले के मिनट में बहुत सारी कमियां थीं और वह भारतीय साहित्य, भाषा और धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। अब हम वुड के बारे में पढ़ते हैं। वुड कौन था? वुड के घोषणा पत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का अवसर आया। उस अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान करना अनिवार्य है, और इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक जांच समिति की नियुक्ति की। उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस कंपनी के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति था, और अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा लेख था, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया और उसके संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। सन 1833 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का समय आया, तो ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करें। तो इस घोषणा पत्र में जो प्रमुख विशेषताएं थी वे थी कि शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक नैतिक विकास के साथ साथ राजकीय तंत्र में योग देने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना है। प्राच्य साहित्य के साथ साथ पश्चिमी भाषा और साहित्य का अध्ययन पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए, और भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाना चाहिए। वुड घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी कि भारतवासियों का मानसिक विकास हो सके, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया जाना चाहिए। भारतीयों को नैतिक और चारित्रिक विकास करना चाहिए। भारत में अंग्रेज़ों के राजकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करने चाहिए। निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भी कोशिश की जानी चाहिए, और भारत में अंग्रेज़ी माल की भी मांग बढ़े, ऐसी भारतीयों की मानसिकता बनाई जाए। वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, लेकिन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई, और इस संदर्भ में जो निर्णय लिए गए वे थे कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों को मुहैया कराई जाए। विपन्न आर्थिक स्थिति वाले गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारतीय भाषा का विकास किया जाए। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कार दिया जाए।
भारत में जनशिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयास, देशी और मिशनरी प्रयास आदि, इन सबको भी बढ़ावा दिया जाए। और वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं की महत्वता को मानते हुए कहा गया कि जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देशी भाषाओं के माध्यम से हो सकता है। वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों को शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया था। उसमें साफ लिखा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। वुड के घोषणा पत्र में भारत के तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में एक एक लोक शिक्षा विभाग बनाने का आदेश दिया गया। इसके संचालन का भार लोक शिक्षा निदेशक को दिया गया। इसकी सहायता के लिए कुछ शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति भी की गई। और भारत में विश्वविद्यालयों की अनुशंसा करते हुए भी वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की उच्च उपलब्धियों और बढ़ती यूरोपियन और एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। और वुड के घोषणा पत्र में प्रथम बार देशी और विदेशी संस्थाओं को बगैर किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई। और इस धन का खर्च वे किस में करते थे? भवन निर्माण में, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकों के वेतन में और छात्रवृत्तियों में। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षक के स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हुए आदेश दिया गया था कि भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाए और स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। बालिकाओं के लिए विद्यालयों में विशेष रूप से आर्थिक अनुदान दिया जाए। और वुड ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार मिले, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। और वुड के घोषणा पत्र में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की पिछड़ी शैक्षणिक स्थिति को भी देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए भी घोषणाएं की गई। ये घोषणा की गई कि मुसलमान बालकों के लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए। मुस्लिम बालकों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए कारगर कदम भी उठाए जाने चाहिए। वुड के घोषणा पत्र में धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति की बात कही गई और दूसरी तरफ मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य किया गया। और वुड का जो घोषणा पत्र था वो मैकाले से कुछ बेहतर था। वुड के घोषणा पत्र में इस बात की उम्मीद भी जताई गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा उसमें यह भी उल्लेखित किया गया कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि दी जाए जिससे उनका मनोबल बढ़े और पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का देशी भाषाओं में अनुवाद कराकर जन सामान्य को पाश्चात्य ज्ञान से भी अवगत कराया जाए।